ठीक है जी। पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बहुत सारे आदाद शुमार दिए। वो आदाद शुमार इस तरह के थे कि फिजिकल स्पेस क्रिएट हुई कि 17.1% हम बिलियन हमारा रिजर्व हो गया और हमारा जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है वो ना होने के बराबर हो गया, 258 मिलियन रह गया। हमारा रेमिटेंसेस जो है वो 40 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। हमारा एक्सपोर्ट जो है 30 से 32 बिलियन के दरमियान होगा। हमारा आईटी का एक्सपोर्ट जो है 4.3 बिलियन हो जाएगा ये, और हमारा मोबाइल का यूज़ 9% बढ़ गया है। हमारा फर्टिलाइज़र का यूजेज को 17% बढ़ गया है। ये सारी बातें जब हमने इसको देखी हैं तो आदमी ये समझता है कि आपके पास एक तरह से ऐसी जगह पैदा हो गई है जहाँ से आप कोई गुंजाइश पैदा करके एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सकें। यही हमारा, हम तो यही समझ रहे हैं, यही मतलब भी यही है कि अगर जो है ना उसके साथ हम उसको समझेंगे भाई यहाँ से हो जाएगा। उस जब हम इकोनॉमिक सर्वे को स्टडी करने के बाद आज जब यहाँ बैठे हैं और जब वजीर खजाना की तरफ तकरीर सुनी है तो इस एक्सपोर्ट के अंदर कोई ऐसी खातर ख्वाह कोई इंसेंटिव हमें नजर नहीं आया। तो 2% इनकम टैक्स की हमने बड़ी बात की थी कि एफटीआर जो है उसको आप 1% करके फिक्स टैक्स रिजीम में ले जाएं। उन्होंने उसको उल्टा ये कर दिया कि उन्होंने दाम जरूर कम किया, 1.5% किया, आधा % कम कर दिया, लेकिन मिनिमम टैक्स उसको बना दिया। हम मिनिमम टैक्स से तो खिलाफ थे। हम ये कहते थे कि एक्सपोर्टर्स को आप तकलीफ क्यों देते हो एफबीआर के पास जाने की। अगर आपने कोई ज्यादा पैसे लेने हैं तो आप फिक्स टैक्स रिजीम में ले लें ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो, वहां नहीं जाना पड़े, बुक्स नहीं बनानी पड़े, क्योंकि इसकी बिल्कुल वाजिब और ये एक्सेप्टेड फैक्ट है जो कई सालों से चल रहा है कि आपका रेमिटेंस आता है और आप उसके अंदर से डिडक्शन कर लेते हैं 1% का। हमने कहा अगर आपको कोई दाम बढ़ाना है तो वो बढ़ा ले, लेकिन फिक्स्ड टैक्स रिजीम में रहें। उन्होंने वो बात को माना नहीं और उल्टा उसको आधा % कम तो जरूर कर दिया, लेकिन उसको मिनिमम टैक्स में ले गए। वही हमारे के साथ जो है ना वो जाना पड़ेगा टैक्स पेयर्स के पास और इस सारे के पास। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट के लिए कोई ऐसा कोई अच्छी खबर नहीं है कि जिसके साथ हम कह सकें भैया आ गया। इसके बाद आप सारी बातों को जब देखते चले जाते हैं इस पूरे बजट के अंदर, तो जब तीनों चारों चीज़ों को जब हमको एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत है, एक्सपोर्ट के बढ़ाने के लिए, उसकी हमें कोई चीज़ मिलती नहीं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है एनर्जी। एनर्जी की बात तो ज़रूर की, लेकिन कोई लाएअमल कोई प्रोग्राम नहीं दिया कि एनर्जी की जो है ना कॉस्ट हम इस तरह से कम करेंगे कि गैस की प्राइजेस कैसे कम होंगी, उसके अंदर हम कैसे, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइजेस कैसे कम होंगी, सर्कुलर डेट में जो इंडस्ट्री के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है उसको हम कैसे हटाएंगे। हालांकि हमने बड़े सजेशन दिए थे, आप लोगों ने सारों ने छापे भी थे और सुने भी थे। हमने ये कहा था कि जो एसएसजीसी है मिसाल के तौर पर, दो कंपनी एसएनजीपीएल और एसएसजीसी, दोनों को आप जिसके दो हिस्से कर दें। एक हिस्सा आप इंडस्ट्रियल कर दें, दूसरा आप जो है ना उसको आप अदर देन इंडस्ट्रियल कर दें, जिसमें फर्टिलाइजर भी हो, जिसमें डोमेस्टिक भी हो, जिसमें कमर्शियल भी हो। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये इंडस्ट्रियल जो है कितनी पेमेंट होती है, क्या उसकी पोजीशन है। ऑटोमेटिकली आप उसके दाम कम करेंगे और इंडस्ट्री चल निकलेगी। इंडस्ट्री का जो इस वक्त जो पोजीशन है वो 98% उसकी पेमेंट्स हैं और 2% डिफॉल्ट है या लेट पेमेंट्स है, वट एवर। उस दूसरी तरफ जो है ना 47% लाइन लॉसेज बिल है। तो आप उसको डिवाइड कर दें और कम से कम इंडस्ट्री के ऊपर जो आपने बोझ डाला हुआ है क्रॉस सब्सिडी का, वो नहीं आएगा। हमने कोई पैसे मांगे नहीं है, कोई हमने कमी नहीं मांगी, और मैंने कहा जो कॉस्ट प्राइस आती है इससे आप बेच के ही कंपनी बना ले, उसके ऊपर भी कोई तबसरा कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, उसके ऊपर भी कोई तबसरा कुछ भी नहीं हुआ कि होगा क्या, किस तरह से हम उसको करेंगे, वो नहीं आया। तो ये दोनों अगर आप इंडस्ट्री को आपने चलाना है तो क्या चीज़ चाहिए। फिर इसके बाद आपने जब रीफाइनेंस की बात की, 4.5% पे आपने इंटेक्ट रखा, बहुत अच्छा है, लेकिन 11.5% का जो आपका रेट है उसके अंदर भी आपको नजरसानी करनी चाहिए थी, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं हुई। मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखेंगे कि क्या उसकी पोजीशन रहती है। तो जहाँ तक एक्सपोर्ट का सवाल है, ये चारों चीज़ें जो है ना उसके अंदर जो है ना हमको कोई ऐसी रिलीफ नजर नहीं आती। तो एक्सपोर्ट को हमको अगर बढ़ाना है और करना क्या है हमने, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा होना है तो एक ही काम कर सकते हैं, हमको डॉलर चाहिए। डॉलर कहाँ से चाहिए, डॉलर हमको आएंगे कहां से, एक्सपोर्ट बढ़ाने से। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, जब इंडस्ट्री चलेगी। मैं आज ये आपसे कह रहा हूं कि सारी इंडस्ट्री जो है कैपेसिटी से कम ही चल रही है। आज का अंडर कैपेसिटी सारी इंडस्ट्री चल रही है। नई इंडस्ट्री की आप बात करते हैं, जो इंडस्ट्री चल रही है वो कम कैपेसिटी में चल रही है। उसके लिए आप जितनी ये 4 चीजें हैं, जो बेसिक 4 हैं, उसको आप मुहैया कर दें। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, साजगार माहौल चाहिए इंडस्ट्री चलाने के लिए, वो आप हमें दे दें। एफबीआर के एटीट्यूड को कर दें। चौथे नंबर पे हम जो बात करते हैं हमारे अपने पैसों की बात करते हैं, जो रिफंड्स हमारे स्टकअप हैं उनको आपको रिलीज कर देना चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स के चाहे वो उसके। मैं उसको सराहता हूँ जो सुपर टैक्स के ऊपर जो उन्होंने काम किया, वो 2% कम किया, 50
करोड़ से ज़्यादा वालों को और 50 करोड़ से नीचे वालों को जो उन्होंने ख़त्म कर दिया, इट्स अ गुड साइन, अच्छा किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर उन्होंने उसको किट्स के ऊपर जो 1% ड्यूटी की वो अच्छा किया, उसको कंटिन्यू किया। और जो है ना सैलरीड क्लास के ऊपर जो उन्होंने टैक्स कम किया, मैं बहुत ज़्यादा सराहता हूँ, और उनको करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बोझ था सैलरीड क्लास के ऊपर। अब 23% से 20% कर दिया और बाकी भी सारे उसमें किया। फिर जो मिनिमम वेज है उसके ऊपर उन्होंने 7% और 10% का इजाफा किया, मेरे हिसाब से वो ठीक किया, अच्छा किया। लेकिन सारी बातों में अगर आप देखते हैं तो मुझे वो जगह नज़र नहीं आती। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपने इतनी सारी चीज़ें की और 15,000 का टैक्स का हदफ रखा, और इसका मतलब ये कि 1,000 बिलियन आपने टैक्स को बढ़ाया, वो 1,000 बिलियन कहाँ से आएगा? 1,000 बिलियन आएगा कैसे? जब इंडस्ट्री चलेगी, और इंडस्ट्री के चले बगैर कोई टैक्स आता कभी भी नहीं है। जब टैक्स 13,000 13,500 से 1500 हुआ ना, 13,500 तो 1,500 1,500 तो कम ही आता है ना। बहरहाल पिछले साल भी 500 कम था तो मैंने इस हिसाब से कर दिया। तो 1,500 आपने जो अरब रुपए बढ़ाए हैं, मुझे बताएं किस जगह पर, कौन से डिक्लेरेशन में ये कल आएगा? इट्स अ कैमोफ्लेज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। एवरी ईयर वी हैव गॉट दिस। इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि हम जो है ना बजट सुनते हैं, उसमें तबसरा करने बैठते हैं तो कोई खातिर ख्वाह डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ हमें नजर नहीं आती, वो गुडीज आती है, फिर कल आएगा। अभी उन्होंने कई बातों पे कहा हम आगे उसका बनाएंगे, बड़ी व्हीकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक के ऊपर हम क्या ड्यूटी देंगे आगे आपको बताएंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने मुराद दी है, वो बहुत अच्छा काम किया, आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। और फास्ट कंज्यूमर आइटम को, मैन्युफैक्चरिंग वालों को रिटेल सेल के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग वाले को क्या पता कौन क्या दाम पे लगाएगा, और एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। आपने एक्साइज ड्यूटी का, आपने हमेशा से कहा कि हम एक्साइज ड्यूटी को खत्म करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे सेल्स टैक्स के साथ, आपने फिर एक्साइज ड्यूटी के अंदर एक्साइज ड्यूटियां लगा दी उसके अंदर। तो ये जो चीजें हैं, अगर आपके पास फिजिकल स्पेस आ गई तो पब्लिक तक उसको ट्रांसफर होना चाहिए, आम आदमी को उसका फायदा पहुंचना चाहिए, और आम आदमी को फायदा पहुंचेगा उसी वक्त। मैं उसको हतमी तौर पर मानता हूं कि जब इंडस्ट्री चलेगी, जब इंडस्ट्री चलेगी लोगों को रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली चलेगी। जब ये इंडस्ट्री चलेगी तो नई इंडस्ट्री भी आएगी। आप कहते हैं लोकल फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा? जब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इसके बगैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। तो इन तमाम चीज़ों को मैं समझता हूं कि इस डॉक्यूमेंट को जो उन्होंने बड़ा फिक्र से तैयार किया है, स्टिल इट रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, डेलिब्रेशन उसके ऊपर होनी चाहिए कि भाई अंदर कहाँ कहाँ हमको कमी महसूस हो रही है। हम जहाँ जहाँ जो हमने बातें की थी, जो हमने जो दिए थे सजेशंस, उसके अंदर क्या किया उन्होंने पूरा किया। कुछ सजेशंस हमारे पूरे भी हुए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। प्राल का जो ऑफिस है, हमारे जावेद बिलवानी साहब और सदर रेहान साहब गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में, कराची चैम्बर की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने जो है उसी वक्त का एक हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, और आज अबू बकर हो गया वो आज वो जो है ना आज वो हो गया, आज वो माशाल्लाह स्टार्ट हो गया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने मानी। हम कराची वालों को इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा, कराची वाले जो वहाँ भाग के जाते थे प्राल के लिए, एक छोटा सा नुक्ता गलत हो गया तो वहाँ जाना है, फिर कमिश्नर के पास आएगा, फिर कमिश्नर से यहाँ जाएगा, दूसरा महीना भी खराब हो जाता था, महीने लग जाते थे। तो ये एक उन्होंने काम कर दिया, बड़ी मेहरबानी है। लेकिन फेसलेस इनकम टैक्स भी कर दिया, आप देखें ये भी अच्छा काम किया। ये सारे जो काम है ऑटोमेशन वाले, हम समझते हैं कि वक्त की जरूरत है, वो भी जो है ना उसके अंदर कर दिया। इसके बाद आप जो अभी जो नया जो सिस्टम आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स एंड विदाउट गोइंग इनटू द टैक्स पेयर्स, जो इंक्वायरी होगी वो डेटा की बुनियाद पर, और एफबीआर अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा कि मुझे जुबैर मोतीवाला के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, और डेटा कहेगा कि ये इंफॉर्मेशन है। जब उन दोनों का तजाद होगा तो फिर आपका नोटिस आएगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये भी मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। ओवरऑल बजट का अगर आप मुझे पूछेंगे, अभी सवाल आएगा, ओवरऑल बजट में समझता हूँ कि ना अच्छा है ना खराब है। ये बजट ऐसा है कि वो जो कहते थे ना कि जो वो मास्टर जो है ना मारे भी नहीं और पढ़ाए भी नहीं, तो ऐसा इस किस्म का ये बजट है। और हम इसके अंदर भी और जुस्तजू करेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर हम अपना पूरा रिव्यू इन राइटिंग आपकी तरफ पेश करेंगे इंशाल्लाह। नहीं 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 नहीं, नहीं।
देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहली बात, सबसे बड़ी वजह जो है उसकी ये है कि हम टैक्स नेट को ब्रॉड करने की बजाय जो लोग टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर हम सारा बोझ डालना चाहते हैं। आसान है ना काम, आपने मेरी फैक्ट्री पे कैमरा लगा दिया क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, मुझे पे लगा दिया। अब जो नई टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर तो कोई कैमरा नहीं लग रहा। जो आप जो कैमरा लगना चाहिए वो किस पे लगना चाहिए? जो टैक्स की नेट में नहीं है कि हाँ भाई क्या बिजनेस कर रहा है, वहां तो आप लगा नहीं सकते, इसलिए आप जो उन पे लगा रहे हैं जो कि इसके ऊपर जो इसके अंदर है। और जहां तक ये बुरा नहीं और अच्छा नहीं, उसकी वजह मैं ये बता रहा हूं कि एक्सपोर्ट के लिए अगर कुछ नहीं है तो बाकी सैलरीड क्लास के लिए है। ऑटोमेशन के अंदर अच्छा काम किया उन्होंने, एग्रीकल्चर के अंदर अच्छा काम किया है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर मेरा काफी तजर्बा है, वो अपने तजर्बे से मैं आपको कहता हूं कि रियल एस्टेट के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया है। जो आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर जो उनके मटेरियल के ऊपर जो दोनों चीजों में 5.5 से 0.5 कर दिया, ये मतलब जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि इससे काफी सपोर्ट उसको होगा। अब मैं आपको अपना तजर्बा ये बताता हूं कि आप बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, किसान रो रहा है कि जो ने मुझे जो ना आपने सपोर्ट प्राइस नहीं दी, मेरी प्राइस बढ़ा दो, मेरे यूरिया के दाम ज्यादा है और मेरे फॉस्फोरस के दाम ज्यादा है। आप भाई एक काम क्यों नहीं करते हो कि आप मैकेनाइज्ड फार्मिंग की बात क्यों नहीं करते हो? आप अमेरिकन स्प्रिंकलर्स की बात क्यों नहीं करते हो? आप ड्रिप इरिगेशन की बात क्यों नहीं करते हो? आप उसकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और पर हेक्टर यील्ड की बात क्यों नहीं करते हो? वो करे ना, वो काम करने वाला है। हुकूमत को कौन सा काम करने वाला है? हुकूमत को वो काम करने वाला है जिससे पर हेक्टर यील्ड बढ़ी हो। देखिए, मैं अगर किसान हूं तो मुझे क्या चाहिए कि मैं 1 एकड़ के ऊपर कोई चीज लगाता हूं तो उसको जब मैं बेचूं तो मुझे 2 पैसे मिले, मेरे बच्चे का घर चले। अगर वो मैं जो डाल रहा हूं, आप ये देखें यूरिया ऐसे डालते हैं, अगर आपने देखा हो, एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखा होगा, ये कोई तरीका नहीं है। और यूरिया चाहिए जड़ के ऊपर। वो सोविंग मशीन आपको जब वो बीज फैलाते तो ऐसे फेंकते हैं बीज, वो बीज ऐसे नहीं फेंके जाते। सोविंग मशीन आजकल आ गई हैं, कितने फासले पे एक बीज डलेगा, कितने फासले पे दूसरा डलेगा, आपकी बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाएगा। आज हमारा डबल से ज्यादा का फर्क हो गया दूसरे ममालिक के साथ पर हेक्टर यील्ड के अंदर। आप देखें वीट की हमारी, पर कॉटन की देख ले, आप मेज को देख ले, आप सेसमे सीड्स को देख ले, आप पीस को देख ले, सब चीज को देख ले, आप दालों को देख। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह ढूंढनी जरूरत क्या बताएं। आप अगर फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमको फूड इंपोर्ट करना पड़ता है और 52 मिलियन हेक्टर लैंड जो है आज भी अनकल्टिवेबल है इस पाकिस्तान में, जो कि बहुत अच्छी खुराक दे सकता है। ये काम करने वाले हैं जो गवर्नमेंट ने करने, मैं इसको कहता हूं उनको करें ये काम, ये क्यों नहीं करते? अच्छा जुबैर साहब ये बताइएगा कि अभी एक ऐलान हुआ जो वज़ीर खजाना ने किया है कि एफबीआर का टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल जो है वो उन्होंने अनाउंस किया, तो आप इसको सपोर्ट करते हैं मजबूरी तौर पर कि जो उसमें अलग अलग शोबों के लिए जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया? अभी तो ना मैं सपोर्ट करता हूं ना मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं। उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया ना अभी तो कि एफबीआर का मॉडल क्या होगा। वो उनको तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं, एक उन्होंने कमर्शियल कोर्ट का इजरात करने की बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। वो कमर्शियल कोर्ट्स के अंदर आप देखिए लॉ मिनिस्टर उसका चेयरमैन है, बाकी सारे हैं, बिजनेसमैन ही नहीं है उसके अंदर। आप कमर्शियल कोर्ट बना रहे हैं, बिजनेसमैन के डिस्प्यूट करने के लिए बना रहे हैं, उसमें कोई बिजनेसमैन नहीं है, उसमें होना चाहिए बिजनेसमैन। वो मैं डिमांड करता हूं। जहां तक एफबीआर का है, मैं समझता हूं कि ऑटोमेशन आने से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा रिश्वत के अंदर, लेकिन मैं कोई कमेंट नहीं करता। उसको हमको देखना पड़ेगा माइन्यूटली कि उसके क्या अगराज व मकासद क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लोग उसको उसका फायदा होगा, उसका नुकसान होगा। अभी तो आज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, उन्होंने कहा कि 3 स्टेजेस हैं उसके, 3 तरह की वो ऑटोमेशन है जिससे एफबीआर का और टैक्स पेयर का कनेक्शन कम करेंगे। लेकिन साथ ही अगर आपने सुना हो तो नबी ने ये बात की, उन्होंने ये कहा कि डाटा डालेगा एफबीआर ऑटोमेशन सिस्टम में, और ऑटोमेशन सिस्टम अपने डेटे को देखेगा जो मैंने फाइल किया है, उन दोनों को कंपेयर करेगा, फिर नोटिस इश्यू करेगा। ये एफबीआर इसमें से बिल्कुल आउट नहीं है। इट इज दैट एफबीआर का डेटा भी उसके अंदर जाएगा, वो उसके ऊपर वो बात करेंगे इसके। देखिए, आज हमारे पास जो फिजिकल स्पेस ये है कि ट्रेड अकाउंट, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सिर्फ 258 है। आज हमारी जो इंपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो एक्सपोर्ट का फर्क है वो बिल्कुल मिनिमम हो गया। इसका मतलब हमारे पास पैसे हैं ना, जब भी तो 17.1 हमारा रिजर्व हो गया, जो कि वो मैं अलग बात है कि वो बोरोड मनी ज्यादा है उसमें, लेकिन बहरहाल है 17 और उन्होंने कहा कि 18 हो जाएगा, विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर अ 3 months पीरियड ऑफ इंपोर्ट। ये उन्होंने जो बात की है, इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि ये फिजिकल स्पेस है। और किस चीज का फिजिकल, आपकी कोविड के अंदर एलसीआई क्यों नहीं खुल रही थी?
रिजर्व खत्म हो गया था, आज रिजर्व आ गया तो आपकी स्पेस बढ़ गई ना। अब इस स्पेस को आप इस्तेमाल करें ना, या तो आप डेट रिटायरमेंट करें, IMF से जान छोड़ाएं, कोई ना कोई काम तो करें ना जिससे लोगों को रिलीफ मिले। आज आप कोई हम बात करते हैं कि एनर्जी की प्राइसेस को कम करो, बोलते IMF मना करता है, फलाने को करो। भाई IMF, अगर आप, मुझे समझ में नहीं आता मुर्गी पहले अंडा पहले, ये क्यों समझ में नहीं आती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो डॉलर आएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने का कौन सा तरीका है? कोई आसमानी तरीका नहीं है। आप जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको आप कम कर दें, उसको बराबर, उसको उनके बराबर ले आए जो हमारे से ज्यादा माल बेचते। बांग्लादेश आज $54 बिलियन का माल बेचता है सिर्फ टेक्सटाइल, और हम 15, 16, 17 बिलियन के ऊपर खड़े हैं। अगर हम बांग्लादेश के बराबर कॉस्ट को ले आए तो ऑटोमेटिक हो सकता है। कहते हैं जी नहीं, सर्कुलर डेट, वो IMF ने मना किया। हम IMF से निकले, अगर आप आज हम अगर फिजिकल स्पेस हमारे पास आ गई है और हमारे होम पाकिस्तानी अब्रॉड बैठे हैं, उन्होंने अगर 40 बिलियन भेज दिए, उसी वजह से हुआ है ना ये। एक्सपोर्ट तो कोई बढ़ी नहीं है, तो एक्सपोर्ट अगर नहीं बढ़ी है तो वो तो उन्होंने ही भेजे हैं, उसको पैसे हैं। उस पैसों को तुम इस्तेमाल तो ऐसे करें कि सारे मुल्क को, सारी ममलिकत को फायदा हो। नहीं जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। K4 के लिए उन्होंने 10 बिलियन रखे हैं, जिसमें जरूरत 40 बिलियन से ज्यादा की है। 10 बिलियन का मतलब यह है कि अभी K4 का प्रोजेक्ट भी, पानी का भी, अभी 2-1 साल जो है ना आगे बढ़ गया। वो उन्होंने सिर्फ 10 बिलियन रखे हैं। कराची का कोई जिक्र उन्होंने किया नहीं है, कहीं भी करना चाहिए था। कराची के जो हालात हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट को कोई फंडिंग करनी चाहिए थी, कोई प्रोजेक्ट्स लेके आने चाहिए थे। PSDB के साथ जब हम बैठेंगे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, तो उसमें कराची के लिए क्या रखते हैं वो अभी हमने देखना है। ये नाम क्यों साले लेने चाहिए? ये पाकिस्तान का बजट है, ये बजट पाकिस्तान का है और पाकिस्तानियों को फायदा नहीं पहुंचाने का बजट है। पाकिस्तान, अगर आम आवाम को तो कोई फायदा पहुंचेगा नहीं। बाकी किसी का भी बजट हो, IMF कंपल्शन तो अपनी जगह पे, हम सिग्नेटरी है IMF के, और जब हम IMF की सिग्नेटरी हैं तो IMF की बातें हमने माननी है, नहीं तो हमको निकाल देंगे। इसलिए हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इनका कहना है। अब आज मैं मानता हूं कि हम IMF को जो है ना सलाम कर सकते हैं। आगे आने वाले साल में, 1.5 साल के अंदर, जो अल्लाह ने हमको फिजिकल स्पेस दी, जो मौका दिया, जो अल्लाह ने इज्जत दी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को, उस वजह से भी जो है ना हमारी इज्जत काफ़ी दुनिया में बढ़ गई। तो हम इससे हम निकल के अपने मदद आप पे हम चल सकते हैं। देखिए जी, पहली बात है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सिर्फ रोजी पिक्चर दिया उन्होंने, ये चीजें बढ़ गई, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। ये उन्होंने, ये वाली साइड उन्होंने उसमें दी नहीं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, सिवाय इसके कि 6% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप देख लें उसी तरह से लिखी। और जहां तक आप ये कह रहे इकोनॉमिक सर्वे और ये बजट के अंदर हमारी तजावीज़ कितनी मानी गई? देखिए, हमारी प्राल की तजवीज़ मानी गई। हम जो FTR पे लड़ रहे थे तो उसका ये तो फायदा हुआ ना कि 2% का 1.5% हो गया, वो हो गया। बाकी हमारे जो है ना उसके अंदर 0.25% जो इन्होंने बोला तकरीर में कि हमने EDS खत्म कर दिया है, वो 0.25% जो EDS में आता था, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज, जो प्राइवेट सेक्टर का फंड होता था, वो गवर्नमेंट ने खत्म किया और अब यहाँ 0.25 ले लिया। 1% से 1.25 कर दिया मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप नुकसान भी करें एक्सपोर्ट में, ये टैक्स लगेगा। और 400 लाइनों के ऊपर उन्होंने कस्टम के ऊपर जो वादा किया था रेगुलेटरी ड्यूटी कम करने का, वो 400 लाइनों पे वो कम भी किया है। लेकिन 50% पहले किया था, इसके बाद उन्होंने अब 20% मजीद कर दिया और सुपर टैक्स खत्म किया। ये तो है ना आपके सामने, 50 करोड़ तक सुपर टैक्स खत्म कर दिया, बाकियों के ऊपर 2% खत्म कर दिया, 2.8 कर दिया। तो मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने दी है। सुपर टैक्स तो वैसे भी होना नहीं चाहिए, 1 पैसा भी नहीं होना चाहिए। आपका रेट ऑफ टैक्स रीजन के अंदर सबसे ज्यादा है, तो उसके ऊपर आप सुपर टैक्स लगाते हैं। हाँ, कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी बात है। FTR और दूसरा क्या था? सुपर टैक्स और FTR नहीं, दोनों नहीं मानी। सुपर टैक्स 50 करोड़ तक खत्म किया है, इसके ऊपर वालों को नहीं किया, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को भी नहीं किया।
नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि जब खत्म करना चाहिए, सुपर टैक्स लगना नहीं चाहिए। एक बड़ी आवाज चल रही है, आप चाहें तो जवाब देते हैं, नहीं तो नो कमेंट भी कर सकते हैं। एक बात चल रही है, जैसे अभी ना कराची को कुछ नहीं मिला, अब जिक्र हो रहा है कि कराची को विफाक ले ले, और बिजनेस कम्युनिटी जो है इस हवाले से काफी शिकायतें भी करती रही है। तो आप बिजनेस कम्युनिटी की सरबराही करते हैं, आप ये समझते हैं कि कराची के मसाइल का हल ये है कि कराची को विफाक कंट्रोल करे? आप मुझे ये बताइए, वफाक जिन इलाकों को कंट्रोल कर रही है वो ठीक है? ठीक है। देखिए, बात ये है कि हम वो काम चाहते हैं कि कराची ठीक हो। हमारा देखिए पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं कि ये पॉलिटिकल लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स क्या कहती है, सिंध से निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, बहुत सारी बातें। इस्लामाबाद को भी बात हो रही है प्रोविंस बनाने का। मैं तो ये मानता हूँ सारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं। देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो आपकी जो वहाँ है, वो आपने देखो कैसा कंट्रोल किया हुआ है, पंजाब को कैसा पहुंचा है। अब ये बातें अलग हैं कि आप कंट्रोल, आप, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कराची जो है उसको सुधरना चाहिए। कराची लिवेबल सिटी के अंदर आना चाहिए। कराची का जो कॉस्मोपॉलिटन स्टेटस है उसको बहाल होना चाहिए। ये अरबाब इख्तियार का काम है कि वो कौन से तरीके से करते हैं, कौन से कानून नाफिज करते हैं, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। जितनी बाबुलंद आवाज हम करते हैं, मेरा ख्याल है कोई नहीं करता। नहीं, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।